पंजाब के एक छोटे से गांव चक 42 में भोर की हवा अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। आसमान पर हल्की धूसर रोशनी फैल रही थी और मस्जिद से गूंजती अजान की आवाज़ खामोश गलियों में प्रतिध्वनित हो रही थी। ये अजान सिर्फ नमाज के लिए बुलावा नहीं थी, बल्कि इस गांव के लिए एक चेतावनी भी थी कि आज कुछ बदलने वाला है। हारून अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे घर के आंगन में मुसल्ले पर नमाज की चटाई पर बैठा था। उसकी पेशानी जमीन से लगी थी, लेकिन जहन कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, एक बोझ था। ऐसा बोझ जो रातों को सोने नहीं देता और दिन में मुस्कुराने नहीं देता। दुआ खत्म हुई तो वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, जैसे खुद से कोई वादा कर रहा हो। हारून इस गांव का इकलौता युवक था जिसने शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उसके दोस्त आज शीशे की बड़ी इमारतों में, एयर कंडीशन्ड कमरों और महंगी गाड़ियों में बैठे थे। उसे भी कई ऑफर मिले थे, पर उसके दिल में एक सवाल हर बार खड़ा हो जाता था कि अगर सब शहर चले गए तो इस मिट्टी का हिसाब कौन देगा। उसका बाप रहमत अली उस गांव की खामोश पहचान था। न ऊंची आवाज़, न झूठे वादे। लोग उसकी बात पर इसलिए यकीन करते थे क्योंकि वो कभी अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता था। 5 एकड़ ज़मीन उसके पास थी, पर वो ज़मीन उसके लिए सिर्फ फसल नहीं, उसकी पहचान थी, उसके पुरखों की निशानी थी। इन दिनों गाँव में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। लोग आपस में बहुत धीरे बात करते थे, जैसे दीवारों के भी कान हों। वजह एक ही थी, सेठ जावेद, शहर का मशहूर बिल्डर, जिसके लिए कानून सिर्फ एक कागज़ था और इंसान सिर्फ एक मोहरा। उसकी नज़र इस गांव पर पड़ चुकी थी। वो यहाँ एक बड़ा केमिकल कारखाना लगाना चाहता था। पैसा उसके पास बेहिसाब था और ज़मीर खरीदना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक एक करके गांव के किसान टूटते गए। किसी ने कर्ज की वजह से, किसी ने लालच में, तो किसी ने डर के मारे अपनी ज़मीन बेच दी। बस एक ही दीवार उसके रास्ते में खड़ी थी, रहमत अली। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गांव की कच्ची सड़क पर एक चमकती हुई काली गाड़ी दिखाई दी। धूल उड़ाती हुई वो गाड़ी रहमत अली के डेरे के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सेठ जावेद उतरा। रेशमी लिबास, महंगा चश्मा और आंखों में वो गुरूर जो सिर्फ ताकतवरों में होता है। उसके पीछे 2 हथियारबंद गार्ड ऐसे खड़े थे जैसे हुक्म का इंतजार कर रहे हों। रहमत अली सुकून से हुक्का पी रहे थे। सेठ जावेद ने बिना सलाम दुआ के एक भारी चमड़े का बैग मेज़ पर रखा। जिप खुली तो नोटों की गड्डियां धूप में चमकने लगी। रहमत साहब, सेठ ने नर्म लेकिन जहरीली आवाज़ में कहा, ज़माना बदल रहा है। ये मिट्टी अब कुछ नहीं देगी। ये 50 लाख पकड़िए और शहर में आराम की ज़िंदगी गुजारिए। जिद का क्या फ़ायदा। रहमत अली ने धुआं हवा में छोड़ा और उसकी आंखों में सीधे देख कर बोले, सेठ साहब, कुछ चीज़ें बेची नहीं जाती। ये ज़मीन मेरे बाप की कब्र है, मेरे बच्चों की सांस है, मैं इसे नहीं बेच सकता। ये जवाब सेठ जावेद के अहंकार पर चोट थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं जो मांगता हूँ ले लेता हूँ, उसने धमकी दी। याद रखना, जिद की कीमत बहुत भारी होती है। गाड़ी धूल उड़ाती हुई रवाना हो गई। हारून सब कुछ देख रहा था और वो जानता था ये तो बस आगाज था। उसी रात जब गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। आग, आग लग गई। हारून दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसका गोदाम शोलों में घिरा हुआ था। आग आसमान तक जा रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर नफरत को आग में बदल दिया हो। पानी, रेत, दुआएं, कुछ काम नहीं आ रहा था। सुबह तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वो गेहूं जो नादिया की शादी का सहारा था, अब राख बन चुका था। रहमत अली जमीन पर बैठे थे। आंखों में सवाल था, जवाब नहीं। हारून राख के पास झुका। उसकी नज़र घास में पड़ी एक चीज़ पर ठहरी, सोने का लाइटर। उस पर खुदे हुए अक्षर SJ। ये सिर्फ सबूत नहीं था, ये ऐलाने जंग था। लोग शोर मचाने लगे, पुलिस के पास चलो। मगर हारून जानता था ये लड़ाई पुलिस से नहीं जीती जाती। उसने लाइटर मुट्ठी में भींचा, बाप के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, उसने फसल जलाई है, हमें नहीं। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब खेल शहर में होगा और नियम मैं तय करूंगा। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर राख को देखा। वो राख अब कमजोरी नहीं थी, वो संकल्प बन चुकी थी। और कहीं ना कहीं सेठ जावेद को अभी अंदाजा नहीं था कि उसने किस आदमी को अपना दुश्मन बना लिया है। गोदाम की राख से उठता हुआ धुआं अभी हवा में ही तैर रहा था कि हारून ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया। ये फैसला गुस्से में नहीं था और ना ही जज्बात के बहाव में। ये फैसला ठंडे दिमाग से लिया गया था और ऐसे फैसले ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। रहमत अली वाकई टूट चुके थे। वो शख्स जो कभी खेत में कदम रखता तो मजदूर अदब से सीधे खड़े हो जाते, अब खामोशी से दीवार से सटकर बैठा रहता। न कोई शिकवा, न कोई आवाज,
बस आंखें थीं जो बार बार जली हुई राख की तरफ उठतीं और फिर झुक जातीं, जैसे वो खुद को कसूरवार मान रहे हों कि वो अपनी जमीन बचा ना सके। गांव वाले आते, ढांढस बंधाते, मगर हारून को अब सांत्वनाओं से नफरत हो चुकी थी। उसे हमदर्दी नहीं चाहिए थी, उसे इंसाफ चाहिए था। ऐसा इंसाफ जो शोर से नहीं, अक्ल से लिया जाता है। उसी दिन हारून ने अपनी जिंदगी का हुलिया बदल दिया। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री एक पुराने ट्रंक में छिपा दी, जैसे कोई हथियार हो जिसे सही वक्त पर निकालना हो। अपनी कीमती घड़ी माँ की हथेली पर रखते हुए सिर्फ इतना कहा, माँ, इसे संभाल कर रखना, शायद वापस आकर मांगो। फिर उसने साधारण से कपड़े पहने, दाढ़ी थोड़ी बढ़ाई, सिर पर पुरानी सी टोपी रखी और शहर जाने वाली बस में बैठ गया। उस बस में न कोई उसका नाम जानता था, न मकसद, मगर हारून जानता था कि वो अब गांव से नहीं बल्कि एक युद्ध के मैदान में उतरने के लिए निकल रहा है। शहर पहुंचकर उसने सीधा जे बिल्डर्स का रुख किया। शीशे की बड़ी इमारत, भीतर महंगी खुशबू और बाहर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी। हारून जानता था कि सेठ जावेद पढ़े लिखे युवाओं से डरता है, मगर एक साधारण गार्ड को कभी खतरा नहीं समझता, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कुछ सवाल, कुछ औपचारिक बातें, और हारून सिक्योरिटी गार्ड बन चुका था। अब उसके कंधे पर बंदूक थी और आंखों में एक लक्ष्य। वो 12-12 घंटे दरवाजों पर खड़ा रहता, मगर उसकी नज़र दरवाजों पर नहीं, लोगों पर होती। कौन कब आता है, किस फाइल के साथ, किस लहजे में बात करता है, वो सब नोट कर रहा था। यहीं उसे ज़ैनब नजर आई। ज़ैनब जो अकाउंट्स मैनेजर थी, मगर उसके चेहरे पर वो स्वार्थ नहीं था जो बाकी लोगों में दिखता था। वो अक्सर सेठ के दफ्तर से निकलते वक्त चुपचाप होती, जैसे कोई भारी बोझ उठाकर आई हो। एक दिन बारिश में उसके हाथ से फाइलें गिर गईं। हारून ने लपक कर उन्हें उठाया और खामोशी से थमा दिया। ज़ैनब ने उसकी आंखों में देखा, एक पल के लिए। ये किसी आम गार्ड की आंखें नहीं थीं। हारून ने बहुत धीमे से कहा, मैडम, कभी कभी असली सच वो होता है जो फाइलों में नहीं होता। ज़ैनब चौंक गई, मगर हारून फौरन पीछे हट गया। उसी पल एक खामोश भरोसे ने जन्म ले लिया था। कुछ दिनों बाद बातों बातों में ज़ैनब ने सच बता दिया। सेठ उसे मजबूर कर रहा था कि वो फर्जी कागजात पर दस्तखत करे, खास तौर पर एक सरकारी जमीन का केस, अनाथालय की जमीन। हारून को अब यकीन हो गया था कि वो सही जगह पर है। उसकी नजरें अब सेठ के खास आदमी असलम पर थीं। वो शख्स जो हमेशा खामोश रहता, मगर जहां जाता वहां फैसले बदल जाते। एक रात जब दफ्तर सुनसान था और सिर्फ नाइट गार्ड्स मौजूद थे, हारून ने देखा कि असलम सेठ के पर्सनल केबिन में दाखिल हो रहा है। हारून ने जूते हाथ में पकड़ लिए, सांस रोककर दीवार के सहारे सहारे आगे बढ़ा। दरवाजे की दराल से जो मंजर उसने देखा वो पूरे गांव को जला सकता था। कागजात, फर्जी मोहरें, एक के बाद एक। हारून ने मोबाइल निकाला। दिल तेज धड़क रहा था, मगर हाथ नहीं कांप रहे थे। हर फोटो के साथ एक गुनाह कैद हो रहा था। एक कागज पर साफ लिखा था, चक 42, बंजर जमीन। हारून की मुट्ठी खुद ब खुद भिज गई। काम पूरा हो चुका था, अब निकलना था, मगर तभी उसका पैर एक ऐश ट्रे से टकराया। छनक, खामोशी टूट गई। कौन है वहां? असलम की आवाज बिजली की तरह कड़की। हारून मुड़ा, मगर इससे पहले कि अंधेरे में ओझल हो पाता, मेन लाइट जल गई। असलम हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था, आंखों में शक, चेहरे पर दरिंदगी। ओए गार्ड, यहाँ क्या कर रहा है? पिस्तौल सीधी हारून के सीने पर थी। हाथ में क्या है? असलम आगे बढ़ा। मोबाइल निकालो वरना अभी गोली चलेगी। हारून वहीं रुक गया। पीछे दीवार थी, सामने मौत। उसके हाथ में वो मोबाइल था जिसमें सेठ जावेद की बर्बादी कैद थी। एक पल के लिए उसे गांव याद आया। बाप की खामोश आंखें, जली हुई गेहूं की फसल, और वो वादा। उसने गहरी सांस ली, मुट्ठी बंद की। अब या तो अक्ल काम करेगी या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। असलम की पिस्तौल की नली हारून के सीने पर जमी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो गोली चलाने का बस एक बहाना ढूंढ रहा हो। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि हारून को अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, यही वो जगह है जहां कहानियां दफन हो जाती हैं। मगर उसी पल हारून के जहन में वो मंजर उभरा, जलते हुए गोदाम की लपटें, राख बनता हुआ गेहूं और बाप की खामोश आंखें। यही वो लम्हा था जहां डर को अक्ल ने पीछे धकेल दिया। हारून ने धीरे से मोबाइल जेब की गहराई में ढकेला और दूसरे हाथ को जरा सा आगे किया। उसके हाथ में एक पुराना सा रेंच और टूटा हुआ नल था, जैसे वो वाकई किसी लीकेज को ठीक करने आया हो। साहब, आप यहाँ? उसने जानबूझकर आवाज में कंपकपाहट डाली। मैं तो डर ही गया था। बाथरूम का पाइप लीक हो गया है, पानी पूरे बरामदे में फैल रहा था, सोचा कहीं आपके दफ्तर में न घुस जाए। असलम ने एक पल उसे घूरा, फिर केबिन के अंदर देखा। कागजात, मोहरें, सब कुछ खुला पड़ा था। वो जानता था कि इस वक्त किसी गार्ड का यहाँ होना खतरनाक हो सकता है, मगर उसके अहंकार ने उसके शक को दबा दिया। तुम गार्ड हो, प्लम्बर नहीं, असलम ने गुस्से से कहा। दोबारा यहाँ नजर आए तो नौकरी से निकाल दूंगा, निकल जाओ।
हारून ने फौरन सिर झुका लिया, जैसे शुक्र मना रहा हो कि जान बच गई। जैसे ही वो गलियारे में पहुंचा, उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने दीवार का सहारा लिया और एक लंबी सांस ली। ये नई जिंदगी थी, मगर अभी खतरा टला नहीं था। अगले दिन हारून ने खामोशी से ज़ैनब से संपर्क किया। दफ्तर के पिछले हिस्से में मौजूद छोटे से कैफेटेरिया में वे दोनों आमने सामने बैठे थे। हारून ने एक शब्द कहे बिना मोबाइल उसके सामने रख दिया। ज़ैनब ने तस्वीरें देखीं और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हारून, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये तो पूरा सिस्टम हिला देगा। जिस ज़मीन पर सेठ जावेद कारखाना लगा रहा है वो अनाथालय की संपत्ति है। फर्जी मोहरें, फर्जी मंजूरी, अगर ये बाहर आ गया तो सेठ जावेद तबाह हो जाएगा। मगर ताकतवर लोग तबाह होने से पहले वार करते हैं। सेठ जावेद तक खबर पहुंच चुकी थी कि उसके दफ्तर में कोई उसकी जड़ें काट रहा है। उसने जांच करवाई, नाम निकला हारून, रहमत अली का बेटा। सेठ के होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट आ गई। बेटा ज्यादा होशियार हो रहा है, उसने दांत पीसते हुए कहा। तो अब बाप को हथेली पर रखकर दिखाना होगा। उसी रात उसके गुंडे गांव पहुंच गए। उधर शहर में हारून फाइलें व्यवस्थित कर रहा था कि फोन बजा। स्क्रीन पर मां का नाम था। जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से रोने की आवाज ने उसके कदमों को सुन्न कर दिया। हारून, वे तेरे बाप को उठाकर ले गए हैं, काली गाड़ियों में आए थे। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसी पल एक मैसेज आया, अगर रहमत अली जिंदा चाहिए तो 1 घंटे में पुराने चमड़े के कारखाने पहुंचो। पुलिस को बताया तो लाश मिलेगी। ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़ा। हारून, ये मौत है, ये जाल है। हारून ने धीरे से हाथ छुड़ाया। ये मेरे पिता हैं ज़ैनब, और मैं पीछे नहीं हट सकता। वीरान कारखाने के अंदर अंधेरा सांस ले रहा था, धूल, बदबू और सन्नाटा। सामने एक कुर्सी पर रहमत अली बंधे हुए थे, जख्मी मगर जिंदा। बेटा, भाग जा, बूढ़ी आवाज थरथराई, और तभी एक अट्टहास गूंजा। सेठ जावेद सामने आ गया, सिगार, गुरूर और बंदूक। हीरो बनने आए थे, उसने तंज कसा। आज तुम्हारी अकल भी यहीं दफन होगी। उसके आदमियों ने हारून को घेर लिया। मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया गया। यही है ना तुम्हारा हथियार? अब बताओ, आखिरी ख्वाहिश? पिस्तौल हारून के माथे पर आ लगी और हारून मुस्कुरा दिया। सेठ जावेद ठिठक गया, क्योंकि ये मुस्कुराहट किसी डरे हुए इंसान की नहीं थी। ये उस इंसान की मुस्कुराहट थी जिसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। पुराने कारखाने के अंदर उमस ऐसी थी जैसे दीवारें भी सांस रोक कर खड़ी हों। हवा में जंग, पसीने और मौत की भू घुली हुई थी। सेठ जावेद की पिस्तौल हारून के माथे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थी, और उसके गुंडों की उंगलियां ट्रिगर पर ऐसे जमी हुई थीं जैसे बस एक इशारे की देरी हो। रहमत अली कुर्सी से बंधे हुए थे, उनके कपड़े फटे हुए, चेहरा जख्मों से भरा हुआ, मगर आंखें सिर्फ एक ही तरफ देख रही थीं, अपने बेटे की तरफ। हारून बेटा, उनकी आवाज़ थरथराई, मेरी वजह से अपनी जान मत दो। लेकिन हारून के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो उस माहौल में अस्वाभाविक लग रही थी, ऐसी मुस्कुराहट जो सेठ जावेद को बेचैन कर रही थी। सेठ ने ठहाका लगाया, मगर उस हंसी में खोखलापन था। ये मुस्कुराहट किस बात की है हारून? उसने पिस्तौल को और करीब कर दिया। या तो पागल हो गए हो या फिर मौत को मजाक समझ बैठे हो। मोबाइल फेंको अभी। हारून ने धीरे से जेब में हाथ डाला। हर आंख उसके हाथ पर जमी हुई थी। उसने एक महंगा स्मार्टफोन निकाला और सेठ के कदमों में उछाल दिया। ये रहा, हारून ने सुकून से कहा, आपकी पूरी जिंदगी का गुनाह, अब मेरे बाप को छोड़ दें। सेठ ने मोबाइल उठाया, एक पल के लिए उसे देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर वहशत फैल गई। अगले ही पल उसने मोबाइल पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। कड़क की आवाज गूंजी, स्क्रीन टूट गई, पुर्जे बिखर गए। सेठ ने अपने भारी बूट से उन टुकड़ों को मसला और एक खौफनाक अट्टहास किया। बेवकूफ, तुमने समझा था कि सबूत देकर बच जाओगे, अब न सबूत है न तुम। उसने हाथ उठाया, खत्म कर दो दोनों को, आज ये किस्सा यहीं दफन होगा। गुंडों ने बंदूकें तान दी। इसी पल हारून ने हाथ उठाया। सेठ साहब, उसकी आवाज अब बुलंद नहीं थी, मगर उसमें ऐसी मजबूती थी जो पूरे कारखाने में गूंज गई। जरा पीछे देख लीजिए, शायद अपना अंजाम नजर आ जाए। सेठ ने तंजिया हंसी के साथ मुड़ने की कोशिश की। अब तुम फिल्मी डायलॉग भी? अचानक तेज सफेद रोशनियों ने पूरा कारखाना चीर दिया। सायरन गूंजे, मेगाफोन की आवाज गरजी। सेठ जावेद, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार डाल दो। ऊपर से रस्सियों पर लटकते एलीट फोर्स के जवान नीचे उतरने लगे।
सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। हारून ने धीरे से कहा, जिस मोबाइल को आपने तोड़ा वो असली नहीं था। असली सबूत और आपका कबूलनामा इस वक्त लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। सेठ चीख उठा, तुमने मुझे धोखा दिया। पागलपन में उसने जैकेट के अंदर छिपी छोटी पिस्तौल निकाली और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि छत से एक जंग लगी लोहे की जंजीर टूटकर नीचे गिरी। एक धमाका, पिस्तौल हाथ से छूट गई। सेठ दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस अंदर घुस आई, गुंडे काबू में आने लगे। हारून दौड़ा अपने बाप की तरफ, मगर तभी एक साया हरकत में आया, असलम। उसकी आंखों में जुनून था। उसने बिजली की तेजी से छुरी निकाली और रहमत अली की गर्दन पर रख दी। रुको, असलम की आवाज पागलपन से भरी थी। एक कदम भी आगे आए तो इस बूढ़े का सिर अलग। सब रुक गए। कारखाने में एक बार फिर वही मौत जैसी खामोशी छा गई। छुरी की धार रहमत अली की खाल से लगी हुई थी। एक हल्की सी जुम्बिश और सब कुछ खत्म। हारून के कदम जम गए। उसकी अक्ल चीख रही थी मगर जबान खामोश थी। रहमत अली ने बेटे की तरफ देखा। आंखों में खौफ नहीं था, बस सुकून था। जैसे कह रहे हों, बेटा अब फैसला तुम्हारा नहीं, ईमान का है। हारून ने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया, असलम की आंखों में सीधा देखते हुए। और इसी लम्हे पूरे खेल की दिशा बदलने वाली बात हारून के लबों पर आ गई। मगर वो बात क्या थी? क्या शब्द असलम के हाथ को रोक पाएंगे या एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा? पुराने कारखाने के भीतर का मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। धूल, बारूद और खौफ की गंध हवा में तैर रही थी। एक तरफ पुलिस के कमांडो बंदूकें ताने खड़े थे, दूसरी तरफ सेठ जावेद जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। और बीच में वो पल था जहां एक छुरी रहमत अली की गर्दन से सिर्फ एक सांस के फासले पर थी। असलम की आंखों में वहशत थी, हाथ कांप रहे थे, मगर छुरी अभी तक अपनी जगह पर थी। हारून का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वो जानता था कि इस वक्त एक शब्द भी गलत हुआ तो उसका बाप उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। उसने अपने भीतर के शोर को दबाया और एक कदम आगे बढ़ाया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, मगर हारून ने हाथ उठाकर सबको खामोश रहने को कहा। वो सीधा असलम की आंखों में देखने लगा। असलम भाई, उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना आदेश, बस सच था। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, सेठ जावेद तुम्हें कहाँ ले आया है? वो खुद जमीन पर पड़ा है, उसकी सल्तनत खत्म हो चुकी है, उसके खिलाफ सबूत, कबूलनामा, सब कुछ कानून के पास पहुंच चुका है। असलम के हाथ हल्के से लर्जे। हारून ने बात जारी रखी, सेठ जेल जाएगा, वकील, पैसा सब होगा उसके पास, लेकिन तुम सिर्फ एक मोहरा हो। अगर आज तुमने मेरे बाप को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, न सेठ न दुनिया। असलम की सांसें तेज हो गई। लेकिन अगर, हारून ने जरा रुक कर कहा, अगर तुम अभी ये छुरी नीचे रख दो तो मैं वादा करता हूं, मैं अदालत में सच बोलूंगा कि तुमने ये सब दबाव में किया है। शायद कानून तुम्हें एक मौका दे दे। एक पल के लिए वक्त ठहर गया। असलम की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी बूढ़ी माँ याद आ गई। वो झोंपड़ी, वे दुआएं, वो इंतजार। अचानक उसके हाथ से छुरी जमीन पर गिर गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। पुलिस फौरन आगे बढ़ी, असलम को काबू में लिया और रहमत अली की रस्सियां खोल दी गईं। हारून दौड़कर अपने बाप से लिपट गया। बाबा, मुझे माफ़ कर दें। उसकी आवाज़ टूट गई। रहमत अली ने कांपते हाथों से बेटे का सिर थामा। नहीं पुत्र, आज तुमने साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों का नाम नहीं, मुश्किल वक्त में सही फैसला लेने का नाम है। कुछ महीनों बाद अदालतों में इतिहास रचा जा रहा था। ज़ैनब ने सच का साथ दिया। बैंक रिकॉर्ड, फाइलें, वीडियो सब सामने आ गया। सेठ जावेद के झूठ एक एक कर गिरते गए। अदालत ने उसे गबन, ज़मीनों पर कब्जे और हत्या के प्रयास के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वो अनाथालय जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, दोबारा आबाद हुआ। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस मिली। जब सब कुछ खत्म हुआ, ज़ैनब ने हारून से कहा, शहर में रुक जाओ, तुम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हो। हारून मुस्कुराया, मेरी जंग यहाँ ख़त्म हुई है ज़ैनब बीबी, मगर मेरी जिम्मेदारी वहाँ शुरू होती है जहाँ से मैं आया हूँ। चक 42 बदल चुका था। हारून ने आधुनिक खेती की शुरुआत की, किसानों को कानून सिखाया, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। एक शाम सुनहरी धूप के नीचे हारून और रहमत अली खेतों के बीच खड़े थे। रहमत अली ने गर्व से कहा, पुत्र, आज हमारी मिट्टी जीत गई है। हारून ने मिट्टी को छुआ और धीरे से कहा, बाबा, सच देर से जीतता है, मगर जब जीतता है तो मजबूत होता है। और यही कहानी का अंत था, एक बेटे की, एक पिता की और उस मिट्टी की
जिसने जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री लेना या नौकरी पाना नहीं है, बल्कि शिक्षा का असली मकसद वो चेतना यानी अवेयरनेस है जो आपको कठिन समय में सही और गलत की पहचान सिखाए। हारून ने साबित कर दिया कि एक पढ़ा लिखा दिमाग 10 हथियारबंद गुंडों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। ईमानदारी कायरता नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि ईमानदार आदमी कमजोर होता है क्योंकि वो गलत रास्ता नहीं अपनाता, लेकिन हकीकत ये है कि ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। झूठ को हमेशा सहारों की जरूरत होती है, लेकिन सच अपने पैरों पर खुद खड़ा होता है। बुद्धि और धैर्य का संगम। दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप गुस्से के बजाय बुद्धि और जल्दबाजी के बजाय धैर्य से काम लें तो आप उसे उसी के बिछाए जाल में फंसा सकते हैं, जैसे हारून ने सेठ के महल में घुसकर उसे शिकस्त दी। मिट्टी और अपनी जड़ों से वफादारी। जो इंसान अपनी मिट्टी, अपने माता पिता और अपने आदर्शों के प्रति वफादार रहता है, कुदरत भी उसका साथ देती है। रहमत अली की जमीन इसलिए बच गई क्योंकि उनकी नीयत साफ थी और ईश्वर नीयत देखकर ही फैसले करता है। अन्याय की उम्र छोटी होती है। अन्याय की रस्सी कितनी ही लंबी क्यों न हो जाए, एक न एक दिन उसे टूटना ही पड़ता है। सेठ जावेद का अहंकार और उसकी दौलत उसे कानून की पकड़ से नहीं बचा सकी, क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो असत्य को मिटना ही पड़ता है। वीडियो के लिए एक प्रभावशाली अंतिम विचार यानी पंचलाइन। याद रखिए, पैसों से आप जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का ज़मीर और इज्जत नहीं। ईमानदारी वो बीज है जिसकी फसल अगर दुनिया में न भी कटे तो ऊपर वाले के यहाँ जरूर कटती है, लेकिन हारून की तरह बुद्धि का उपयोग करो तो ईश्वर आपको यहाँ भी विजयी बना देता है। क्या आप इस कहानी के लिए अब कोई शानदार टाइटल या थंबनेल का आइडिया चाहते हैं? पूरी कहानी का निचोड़, सारांश, ईमानदारी और अक्ल की जीत। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने साबित कर दिया कि दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर इरादा सच्चा हो और अक्ल जागरूक हो तो पहाड़ जैसा जुल्म भी रेत की दीवार साबित होता है। भाग 1, मिट्टी का सौदा और आग का खेल। कहानी शुरू होती है चक 42 के एक स्वाभिमानी किसान रहमत अली से, जिसकी 5 एकड़ जमीन पर शहर के क्रूर बिजनेसमैन सेठ जावेद की नजर है। सेठ उसे करोड़ों रुपए की पेशकश करता है, लेकिन रहमत अली अपनी मिट्टी का सौदा करने से इनकार कर देते हैं। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ सेठ जावेद रात के अंधेरे में रहमत अली के गोदाम में आग लगवा देता है, जिससे उनकी जीवन भर की कमाई राख हो जाती है। रहमत अली का बेटा हारून, जो शहर से पढ़कर आया है, राख के ढेर से एक ऐसा सबूत ढूंढ निकालता है जो इस युद्ध की दिशा बदल देता है। भाग 2, दुश्मन के किले में सेंध। हारून जानता था कि पुलिस और कानून सेठ की जेब में है। वो भावुक होकर लड़ने के बजाय एक खतरनाक योजना बनाता है। वो अपनी पहचान छुपाकर सेठ जावेद की कंपनी में एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेता है। वहां उसकी मुलाकात कंपनी की अकाउंटेंट ज़ैनब से होती है, जो खुद सेठ के काले कारनामों से तंग आ चुकी थी। हारून अपनी बुद्धिमता से सेठ के दफ्तर के वे गुप्त राज और जाली कागजात ढूंढ निकालता है, जिनके जरिए सेठ अनाथालयों और गरीबों की जमीनें हड़प रहा था। भाग 3, जीवन और मृत्यु का जुआ। जब हारून सबूत इकट्ठा कर लेता है तो कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। सेठ जावेद को शक हो जाता है कि उसका अपना गार्ड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो सबक सिखाने के लिए उसके बूढ़े पिता रहमत अली का अपहरण कर लेता है। हारून को एक वीरान कारखाने में बुलाया जाता है, जहां शर्त ये रखी जाती है कि सबूत लाओ और पिता की जान ले जाओ। हारून अकेला मौत के उस ठिकाने में दाखिल होता है जहां सेठ जावेद पिस्तौल ताने उसका इंतजार कर रहा होता है। भाग 4, अक्ल का आखिरी वार। कारखाने के भीतर सेठ जावेद हारून के हाथ से मोबाइल छीनकर तोड़ देता है और समझता है कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हारून ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए वो मोबाइल महज एक चारे के तौर पर रखा था। असल में वो सारा दृश्य पुलिस को लाइव स्ट्रीम हो रहा था। ठीक उसी समय जब सेठ हारून को मारने वाला होता है, पुलिस छापा मारती है, लेकिन आखिरी पल में सेठ का कारिंदा असलम रहमत अली की गर्दन पर छुरी रख देता है, जिससे पूरी बाजी पलट जाती है। भाग 5, सत्य की विजय और नया सवेरा। अंतिम मुकाबले में हारून अपनी वाणी और मनोविज्ञान साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है।
वो कातिल को एहसास दिलाता है कि डूबती कश्ती का साथी बनने से बेहतर है कि वो सच का साथ दे। असलम का ज़मीर जाग उठता है और वो छुरी फेंक देता है। सेठ जावेद अपने पूरे गैंग के समेत गिरफ्तार हो जाता है। अदालत सेठ को इबरतनाक सज़ा सुनाती है और गरीबों को उनका हक वापस मिलता है। हारून वापस अपने गांव आकर अपने पिता के अधूरे सपने पूरे करता है और साबित करता है कि ईमानदारी वो रास्ता है जिस पर चलने वाला थकता ज़रूर है लेकिन हारता कभी नहीं।